नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जल्दी से जल्दी आप सभी, ठीक है, जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आप सभी जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी आ जाइए, ठीक है, कि क्लास का शुभ आरंभ कर दें। आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स और सुकेंद्रक में अनुलेखन की प्रक्रिया। तो क्लास क्या शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको कल दिखाया था, है ना। तो चलिए आज अपना थ्योरी से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं आज अपनी क्लास का, ठीक है। तो चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। जो एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम पे ये वीडियो देख रहे हैं और आगे जो भी क्लासेस होंगी वो आपके एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम पे होंगी। जो आपका ये चैनल है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, वहां पर आपकी ये क्लासेस होंगी। तो आप सभी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि क्लासेस कुछ दिन बाद वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगी सारी की सारी। जो भी आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, जितनी क्लासेस आपकी चलती हैं सब वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसीलिए नोटिफिकेशन आ जाए तो आप ऐसा कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे और राम राम। हमारी क्लास 12th की टाइमिंग यही रहेगी, 5 से 6 बजे तक की हमारी क्लास की 12th की टाइमिंग रहेगी। आप सभी को जुड़ जाना है। और एग्जामपुर, जिस चैनल की मैं बात कर रही हूं, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम करके चैनल है, आपके एग्जामपुर का ही चैनल है, जिसके ऊपर सारी एकेडमिक्स की क्लास चलेंगी। क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 11th और 12th का कोर्स और सिलेबस मैं आपको पूरा करवाऊंगी, ठीक है। इसमें बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रहेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये बात। चलिए बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे राम राम। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। उसके अलावा आपकी नीट की भी क्लासेस होंगी, जिसमें आपकी नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर, साथ में नीट का पैटर्न के हिसाब से। मतलब कि आपको कभी कभी प्रीवियस ईयर भी करवाया जाएगा, कभी कभी आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों मिक्स होंगे। और आपको मैं कल हमारी नीट की क्लास होगी, आपकी नीट की क्लास कल जो आपकी नीट की क्लास होगी वो 2 से कितने बजे तक होगी, 2 से 3 बजे तक होगी। याद रखना, कितने बजे से, 2 to 3, ठीक है। 2 से 3 बजे तक दोपहर को आपकी एक क्लास चलेगी, डेली चलेगी, ठीक है। नीट की क्लास डेली चलेगी। और कल मैं आपको किस हिसाब से हम आगे आगे काम करेंगे, क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या क्वेश्चंस हम करेंगे, हम 2-2, 3-3 चैप्टर और 50 क्वेश्चंस की सीरीज का क्या टारगेट रखेंगे कि 50 क्वेश्चन की सीरीज एक चैप्टर, 50 क्वेश्चन की सीरीज का दूसरा चैप्टर, मतलब इतने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम रखेंगे। कल मैं आपको और बता दूंगी इसी क्लास में, आपकी नीट की क्लास में, ठीक है। तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि किस हिसाब से हम नीट की तैयारी करेंगे, किस हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल इतना आप नोट कर लीजिएगा और अभी हम क्लास की शुरुआत कर देते हैं। और इसको मैं कर दूंगी क्या, इरेज। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेंगे। हम क्या करें, अनुलेखन मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन। कल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, इंट्रोडक्शन और कई सारी बातें हमने कर ली थी, इसीलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अनुलेखन और ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए की एक रज्जुक से, डीएनए के एक स्ट्रैंड और एक रज्जुक से, मैं लिख देती हूं, आप नोट करते जाइए, क्योंकि कल हमने इसकी बात कर ली थी। तो आज हम थ्योरी पे आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचना
आनुवंशिक सूचनाएं, ठीक है। आनुवंशिक सूचनाएं, आनुवंशिक सूचनाओं का क्या होता है? आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण होता है, मतलब ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में, और इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन कहा जाता है। तो आप सभी लिख लेंगे इस बात को, ठीक है। आनुवंशिक सूचनाओं यहां पर आप लिख लीजिए। अगर किसी को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता देगा। डीएनए की एक रज्जुकी से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण, आरएनए में प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिखेंगे, आप सभी नोट करते जाएंगे। The process of transfer of information, the process of transfer of information from DNA strand to RNA is called ट्रांसक्रिप्शन। नोट कर लिया आप सभी ने? डायग्राम के साथ देख लेते हैं अब इसे। बोला है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोला जाता है? प्रतिकृति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिकृति, जिसको आप रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, प्रतिलिपिकरण बोला जाता है। नोट कर लेंगे। किसी को अगर राइटिंग में लिपिकरण बोला जाता है, अगर किसी को राइटिंग में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएगा। ठीक है, ये अब सही है, इसको लिख लीजिए। प्रतिलिपिकरण मतलब होता है इंग्लिश में ट्रांसफर किया जाता है उस इंफॉर्मेशन, उस आनुवंशिक सूचना को, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन बोला जाता है। अब आगे बढ़ जाएं इससे। चलिए, अब आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है, सभी ने डेफिनेशन नोट कर ली है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, वॉइस मिसमैच हो रही है सर, वॉइस ठीक नहीं आ रही है, चेक करना। राम तेरी सभी को नमस्कार। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन क्या है? इस डेफिनेशन का ये मतलब है बेटा, इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि ये जो आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है? द्विरज्जुक स्ट्रक्चर है ना, ये द्विरज्जुक और डबल स्ट्रैंडेड, जिसको आप द्विकुंडलित भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डबल हेलिक्स डीएनए। जब इस डबल हेलिक्स डीएनए, इसका जब एक स्ट्रैंड किसकी तरह काम करता है? इसका एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, और इसमें जो सूचना है, मतलब इसमें जो सूचना होगी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इसने अपने अंदर दबा के रखा है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अब किस में बदला जाएगा? आरएनए में बदला जाएगा। और यही आरएनए आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन के द्वारा। और यही प्रोटीन सूचनाएं देगा कि आपका शरीर का रंग
कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आप बहुत ज्यादा गोरे होंगे इसका मतलब मेलानिन पिगमेंट आप में कम बनेगा, आप काले होंगे मेलानिन पिगमेंट बहुत बन रहा है। इसका मतलब क्या है, जो जीन आपकी मेलानिन पिगमेंट और इस प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेलानिन का संश्लेषण और सिंथेसिस कर रही है। समझ में आई ये बात? तो यही होता है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। डीएनए क्या है, जैसे आपका कोई, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास एक घर होता है ना जिसमें से कुत्ता बाहर निकल के आता है, उसके अंदर हम पैसे डालते रहते हैं, तो वैसे ही हमारा डीएनए ना इंफॉर्मेशन का घर है। तो ये जो इंफॉर्मेशन का घर है भाई, वो आप अपने अंदर उसने इंफॉर्मेशन तो रख ली, सूचनाएं तो रख ली, जितना हम कैसे, हमारी हाइट क्या होगी, हम कैसे दिखेंगे, ऑल ओवर सूचना हमारे अंदर जो भी है हर चीज की सूचना, क्योंकि एक शिशु का निर्माण होगा ना, एक शिशु और एक चाइल्ड से हम इतने बड़े बन गए। इस ढांचे को बनाने वाला कौन है, इस ढांचे को बनाने वाला डीएनए है। किसके पास ये सूचना थी कि हमारा ढांचा ऐसा बनेगा, हमारी आंखें बड़ी होंगी छोटी होंगी, हमारी हाइट लंबी होगी छोटी होगी, ठीक है, हम लंबे होंगे या बोने होंगे, इन सब की सूचनाएं डीएनए के पास होती है। तो ये डीएनए इस सूचना को आगे कैसे भेजेगा हम तक, मतलब यहां पर कैसे आएगा, आपको दिखेगा कैसे कि डीएनए ने ये बनाया है। तो उसी तरीके से आपकी जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसमें एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है जिसमें आरएनए बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और एक रज्जुक स्ट्रक्चर होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसी आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है जिसको ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये वाली प्रक्रिया पढ़ेंगे कि यहां से इतने बनने में भाई क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या चीजें हो रही हैं आपकी यहां से अनुलेखन की इस प्रक्रिया में और ट्रांसक्रिप्शन के इस प्रोसेस में, ऐसी क्या क्या चीजें हो रही हैं, ऐसी क्या क्या बातें हो रही हैं, ये सारी हम अब डिटेल में पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक के हिसाब से वो सारी चीजें एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, चिंता नहीं करनी है। प्रोटीन के संश्लेषण और सिंथेसिस को ट्रांसलेशन बोला जाता है, ये बात आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है, हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। अब आपको समझ में आया वो डेफिनेशन का मतलब, चीजें समझ में आई, चलिए समझ में आई चीजें, यस, बहुत बढ़िया, आई डेयर किरण बोल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी पहले तो समय पे जुड़ जाया कीजिए और जल्दी से जल्दी आ जाया कीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात आप सभी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आ जाइए। मैंने जीन एडिटिंग करके गोरा हो गया, बदला हुआ एटीट्यूड, अरे वाह क्या बात है। जीन एडिटिंग क्या होता है पहले तो मुझे यही बता दीजिए, जीन एडिटिंग करके कोई गोरा हो जाता है, ऐसे तो सभी गोरे होने लग गए ना, ठीक है। ये मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इतने सरल मत समझिए इन्हें। चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं, इसको ऊपर कर देंगे। ट्रांसक्रिप्शन डेफिनेशन देख ली। अब ट्रांसक्रिप्शन किस सिद्धांत पे बेस है, मतलब आपका ये जो ट्रांसक्रिप्शन का सिद्धांत और अनुलेखन का क्या सिद्धांत, ठीक है बेटा। तो आपका ये जो ट्रांसक्रिप्शन है और अनुलेखन है जिसमें डीएनए से आरएनए का संश्लेषण हो रहा है, उसका सिद्धांत क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, या आपका ये जो आरएनए बन रहा है ये कैसे बन रहा है, तो इसका सिद्धांत ये होता है और इसका प्रिंसिपल होता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी। क्या प्रिंसिपल है इसका, कॉम्प्लीमेंटैरिटी इसका प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी इसका प्रिंसिपल है। अनुलेखन प्रक्रम जी जो पूरकता होती है, जिसको आप हिंदी में पूरकता बोलते हो और इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंटैरिटी बोलते हो, क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंटैरिटी इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में पूरकता बोलते हो। मैं बताऊंगी आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, चीजों को बड़े ध्यान से समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, हड़बड़ी किसी चीज में नहीं करेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, शांति बनाए रखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी और पूरकता मतलब ये होता है कि अगर आपका ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए
डीएनए का स्ट्रैंड है। अगर इसमें एडेनिन और गुआनिन और थाइमिन और साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन, ये आपका बेस है। ये तो मैंने एक सीक्वेंस में ही लिख दिया, पर कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है ना, कुछ भी क्रम हो सकता है। और यहीं पर आपका क्या है बेटा, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, जिसमें भी अपना कुछ स्ट्रैंड, जिसमें अपना कुछ सीक्वेंस है, इसका भी अपना कुछ सीक्वेंस है। तो बोला है कि हमारा आरएनए बनने का सिद्धांत क्या है। तो आपको पता है आरएनए बनाने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैंड चाहिए। तो आपका ये जो एक स्ट्रैंड है क्या है, ये जो आपका एक स्ट्रैंड है और जो आपका आरएनए का संश्लेषण होगा उसका क्या होगा बच्चा, ये कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड होगा। कहने का मतलब यहां पर देख लें जरा, हमें स्पेस चाहिए ना, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इस स्ट्रैंड को सीधा बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यहां पर AGTC, वैसे अंदर की तरफ होता है। ये क्या है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, साइटोसिन थाइमिन A बना दिया मैंने, ठीक है। वही इसका कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड ये होगा, ठीक है। और हमने बोला, क्या बोला हमने कि हमारा सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो हमें पता है अगर ये हमारा टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है तो हमारा जो आरएनए का संश्लेषण होगा वो इस स्ट्रैंड के ऊपर होगा। दूसरे कलर से आपको दिखा देते हैं किस स्ट्रैंड के ऊपर होगा। इस स्ट्रैंड के ऊपर आपका क्या होगा, संश्लेषण होगा। 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। और इस स्ट्रैंड की क्या डायरेक्शन होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम इस स्ट्रैंड की होगी और इसकी क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन होगी। तो यही जो आपका यहां पर एडेनिन है, अगर यहां पर एडेनिन है तो आरएनए के स्ट्रैंड में, अगर ये डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन है तो आरएनए के स्ट्रैंड में क्या होगा, यूरेसिल होगा। थाइमिन नहीं होता है आरएनए में, क्या होगा, यूरेसिल होगा। अगर वहां पर गुआनिन है तो यहां पर क्या होगा, साइटोसिन विद डबल बॉन्ड और विद ट्रिपल बॉन्ड। अगर वहां पर थाइमिन है तो आपके आरएनए के स्ट्रैंड में क्या होगा, एडेनिन, ठीक है। अगर वहां पर साइटोसिन है तो आरएनए के स्ट्रैंड में क्या होगा, गुआनिन। तो इसी को कहते हैं पूरकता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी। क्या बोलते हैं, पूरकता का सिद्धांत। और कॉम्प्लीमेंटरिटी ही आपके आरएनए बनने का क्या है, सिद्धांत और प्रिंसिपल है। तो इसको नोट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके आरएनए बनने का क्या सिद्धांत है तो बोलेंगे पूरकता और कॉम्प्लीमेंटरिटी, क्योंकि हमें पता है एडेनिन आपका यूरेसिल के साथ पेयर करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ। तो ये बात को आप क्या रखेंगे, याद। फिर अब सेकंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आपका ये वाला फीचर हो गया कॉम्प्लीमेंटरिटी। दूसरी बात कहां आती है, दूसरी बात आती है अब यहां पर एक लाइन मार दूं। दूसरी बात आती है आपकी कि आपका ये जो आरएनए की सिंथेसिस होती है वो किस डायरेक्शन में और क्यों आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मैंने यहां पर लिखी है। तो ऐसा होता है कि आपकी जो डायरेक्शन होती है इसके पीछे भी रीजन है, लॉजिक है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। तो वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा अगर लॉजिक के ऊपर चले गए। तो फिलहाल समझेंगे, अगर आपके डीएनए के टेम्पलेट की ध्रुवता, मान लीजिए ये दोनों स्ट्रैंड है और जो स्ट्रैंड आपके आरएनए को कोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रैंड आपके आरएनए का कूट लेखन कर रहे हैं और कोडिंग कर रहे हैं, किसको, आरएनए की कोडिंग कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो उस वाले स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। और एक और नाम होता है इसका, क्या बोला जाता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और गैर कूट लेखन रज्जुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैर कूट लेखन रज्जुक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे उस स्ट्रैंड को जो मैंने लिखा है, ठीक है। काफी बड़ा नाम हो गया, नीचे तक आ गया वो, ठीक है। तो समझ गए ना, आप नोट कर लेना। और ये जो आपके नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और कूट लेखन, क्या बोलते हैं, कूट लेखन रज्जुक बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात, बहुत बढ़िया चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है। अब हमें पता है, अगर अब इसकी हम सबसे पहले आरएनए से भी पहले हम इसकी ध्रुवता लिखेंगे, पोलैरिटी लिखेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप बोलेंगे मैम ये 5 प्राइम कहां से आया और ये 3 प्राइम कहां से, हमें समझ नहीं आता ये 5 प्राइम 3 प्राइम होता क्या है। तो बड़े ध्यान से यहां पर समझेंगे, नेक्स्ट पेज पे ये बात आपको समझा दूंगी कि आपका 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है। तो यहां पर बड़े ध्यान से देखेंगे, आपका जो डीएनए होता है उसकी
इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट किससे मिलके बना होता है। डीएनए एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक डीएनए का निर्माण करते हैं, इतना हमें पता है। तो आप जरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना देंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। सबसे पहले राइबोज शुगर, और यहां पर इसकी जो फर्स्ट प्राइम पोजीशन जरा ध्यान से बड़ा करके बना देती हूँ ना, ये आपका क्या है, पहला कार्बन, इसको फर्स्ट प्राइम कार्बन बोलते हैं। ये आपका दूसरा कार्बन, इसको 2 प्राइम कार्बन बोलते हैं। ये आपका तीसरा कार्बन, इसको 3 प्राइम, और ये आपका चौथा कार्बन 4 प्राइम। याद रखना, हम आपके जो शुगर है ये क्या है, पेंटोज शुगर नाम है इसका। क्या शुगर का नाम है, पेंटोज शर्करा नाम है इसका, नोट करेंगे आप। और इंग्लिश में पेंटोज शुगर बोला जाता है इसे। एक और नाम होता है इसका राइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, याद रखेंगे। तो आपका जब शुगर की लेबलिंग करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, तो हम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी, ये बात आपको याद रखनी। आपका जो 1 प्राइम पोजीशन होता है, यहां पर क्या जुड़ता है, यहां पर नाइट्रोजनस क्षार जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस क्षार जुड़ता है, नाइट्रोजनस क्षार, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ठीक है बेटा, ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, वैसे हम ये हमारा ज्यादा हो जाएगा डिटेल में, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पायरिमिडीन बोलते हैं। तो अभी आप इतना ही नोट कर लेंगे। यहां पर आ जाइए, जो आपकी 3 प्राइम पोजीशन होती है, यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर ये आपका आरएनए है तो यहां पर आपका OH ग्रुप होगा। अगर ये आपका डीएनए है तो यहां पर O नहीं होगा, O सिर्फ हाइड्रोजन होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा। अगर ये आपका क्या है, डीएनए है। उसके बाद जो आपका फोर्थ प्राइम पोजीशन है, यहीं पर आपका एक और CH2O करके ग्रुप जुड़ा होगा, और ये आपका 5 प्राइम पोजीशन है। 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया पेंटोज शर्करा और पेंटोज शुगर। समझ में आया। ठीक है, आपकी जो 5 प्राइम पोजीशन होती है, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। 3 फॉस्फेट ग्रुप यहां पर अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड O ऊपर होता है, नीचे की तरफ O माइनस ग्रुप होते हैं, आप याद रखेंगे। यहां पर भी O माइनस और 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो क्या होता है, जब आपका ये जो पूरा का पूरा, इसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड इसको बोला जाता है। शुगर यहां पर नोट करेंगे, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को क्या बोला जाता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोजाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोजाइड बोला जाता है। और जब इस शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तब इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आपका शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया तो इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोजाइड, और जब आपका इसमें फॉस्फेट भी जुड़ गया तो इसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इतना आप समझ गए हैं तो आप और भी चीजों को आगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बेसिक चीजों को लेके चलती हूँ कि आप जब पढ़ें, जो भी नया बच्चा जुड़े तो उसको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मैंने आपको ये बता दिया डायरेक्टली कि 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होते हैं, और मैंने आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फिर वो कैसे विद्यमान होते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और नीट के पेपर में जब तक आपके कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नीट का पेपर क्लियर होना बहुत मुश्किल है। जिनका नहीं क्लियर होता, रीजन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस नहीं होती जो हम डेली करेंगे अब। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। क्लास 10th का बैच भी चल जाएगा,
ठीक है। डिफिकल्ट कहाँ है, देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है क्या, मुझे नहीं याद, मैंने भी तो याद किया है ना, मैंने भी तो समझा है, बस आपको उसी तरीके से मैं समझाऊंगी, बस जुड़े रहना है, पूरा मतलब विश्वास रखना है। याद रखना, टीचर पे विश्वास रखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। विश्वास और पेशेंस रखना है, ठीक है, और पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। बिल्कुल क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जितने चैप्टर्स तो हो चुके हैं, 3 आपके 6 चैप्टर और बचे हैं आपके क्लास 12th के, और क्लास 11th आपकी साथ साथ में कल ही स्टार्ट हुई है, तो उसके भी काफी चैप्टर्स हैं ना। चलिए बढ़ जाएं आगे, आगे बढ़ जाएं अब। चलिए ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। अब हम अपने 5 प्राइम और 3 प्राइम वाले किस्से पे आ जाते हैं। तो हमारा ये जो डीएनए है, इसमें जब ये नाइट्रोजन, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, तो इस न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसे जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। तो इसका जो ये ऊपर 5 प्राइम वाला पोजीशन होती है, अगर यहाँ पर जो ऊपर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, ठीक है, तो वहां पर इस तरीके से होगा। ये 3 प्राइम पोजीशन होगी, जिससे आपका दूसरा शुगर जुड़ेगा। मतलब आपका जो नया न्यूक्लियोटाइड होगा, चलो एक बार दोबारा से बना देते हैं। यहां पर आपका क्या है, शुगर, और ये क्या है, आपकी 3 प्राइम पोजीशन। तो जो नया न्यूक्लियोटाइड होगा वो किस पोजीशन पे जुड़ेगा, आपकी 3 प्राइम पोजीशन पे जुड़ेगा। मतलब कुछ इस तरीके से वो जुड़ेगा। यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, देख लीजिए, यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये आपका शुगर है, ये आपका CH2, ये आपका ऑक्सीजन, और यहां पर भी आपका क्या होगा, यहां पर आपका ऑक्सीजन होगा, ये वाले, इस वाले ऑक्सीजन वाला। मतलब कहने का मतलब आपका ये वाला जो ऑक्सीजन है 3 प्राइम पोजीशन वाला, वो वाला ऑक्सीजन होगा, और आपका फॉस्फेट जो आपके इस वाले CH2 से आ रहा है, किस वाले CH2 से आ रहा है, आपके इस वाले शुगर से आ रहा है, जो आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है। इस फॉस्फेट के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इस CH2 के बीच में तो पहले से ही था। लीजिए ये मिट जा, लो रुकिए, अरे भाई अच्छा वो इरेजर लग गई है इसीलिए वो मिटे जा रहा है। चलिए ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ये आपका CH2 ग्रुप, और यहाँ पर आपका फॉस्फेट, और यहाँ पर बना बॉन्ड, समझ रहे हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, नीचे की तरफ हमारा है OH, और ऊपर की तरफ हमारा क्या है, CH2O, और आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या होंगे, आपके फॉस्फेट ग्रुप होंगे। तो समझ रहे हैं इस बात को, ये पेन गड़बड़ कर रहा है, समझ रहे हैं इस बात को। तो ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ फ्री 5 प्राइम ग्रुप होता है, और नीचे की तरफ आपका 3 प्राइम, मतलब फ्री, मतलब खुला हुआ, एकदम खुला हुआ, मतलब नीचे की तरफ क्या है आपका फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप है, और ऊपर की तरफ आपका फ्री 5 प्राइम OH ग्रुप है। इसीलिए जब यहां पर मैं डीएनए का निर्माण करूंगी तो नीचे की तरफ क्या आएगा आपका, यहां पर फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, 5 प्राइम OH ग्रुप। और आपको पता है यहां पर किसका सिद्धांत, मतलब कॉम्प्लीमेंटेरिटी लग रही है। तो यहां पर अगर एडेनिन होगा तो यहां पर थाइमीन होगा, मतलब जो बेसिस होंगे वो अपोजिट आ जाएंगे। इसीलिए यहां पर अगर 5 प्राइम है तो जो इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा उसका यहां पर 3 प्राइम होगा, और उसका यहाँ पर 5 प्राइम एंड होगा। इतना समझ में आया, यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर इस वाले डायग्राम में कोई है तो बताइए, क्योंकि यहां पर आपका गड़बड़ हो गई थी पेन के साथ। तो फटाफट से बताइए कि इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन समझ में आया कि 5 प्राइम पोजीशन ऊपर की तरफ, मतलब फ्री 5 प्राइम पोजीशन, और फ्री 3 प्राइम जो आपका, हम हमेशा बोलते हैं ध्रुवता आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, या 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, ये 5 प्राइम एंड क्या है, तो ये जो 5 प्राइम एंड है वो आपका फ्री जो CH2OH ग्रुप होता है, आपका जो फ्री आपका ग्रुप होता है ऊपर की तरफ वो है, और नीचे की तरफ जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, क्या होगा आपका नीचे की तरफ जो 3 प्राइम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो होता है 3 प्राइम, और ऊपर वाला 5 प्राइम डायरेक्शन। इसीलिए आपकी डीएनए की जो ध्रुवता और पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, 5 प्राइम 3 प्राइम, और उसके अपोजिट 3 प्राइम 5 प्राइम। तो इस बात को याद रखेंगे, ये हम कर रहे थे, इस पॉइंट पे हम थे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसकी स्ट्रैंड की अगर 5 प्राइम से ऊपर लिखिए 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम,
तो इसकी क्या होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ रहे हैं इस बात को? तो आपका जो आरएनए बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनता है, याद रखना, आरएनए की सिंथेसिस और आरएनए की संश्लेषण जो भी आपका बनेगा, चाहे डीएनए की सिंथेसिस हो, चाहे आरएनए की सिंथेसिस हो, चाहे प्रोटीन बने, डायरेक्शन और ध्रुवता क्या होगी, ठीक है, पोलैरिटी क्या होगी, ध्रुवता क्या होगी, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही संश्लेषण और सिंथेसिस होगा। इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन बना के लिख लो कि आपके डीएनए आरएनए का संश्लेषण, किसका, डीएनए का, आरएनए का या फिर प्रोटीन का, इनका संश्लेषण किस डायरेक्शन में होता है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इस बात को याद रखना और आंसर को याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ऑलवेज। तो अगर मैं यहां पर 3 प्राइम है तो हमारा स्ट्रैंड, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, अगर आपकी सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होनी है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला होगा। ऑफ कोर्स बड़ी लाजमी सी बात है कि ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या होगा, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी, इसकी ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम है। तो हमारी जो आरएनए की डायरेक्शन होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। समझ में आया? मतलब इसके अपोजिट, मतलब सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। जो हमने बात भी की यहां पर कि संश्लेषण हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ ही होती है। समझ में आया? किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। और आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह किसने काम किया, इसका मतलब आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट रज्जुक है और टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसकी पोलैरिटी और उसकी ध्रुवता क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन होगी। क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन होगी। और जो आरएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर आरएनए का संश्लेषण और आरएनए की सिंथेसिस होती है। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की ध्रुवता कितनी होती है, क्या पोलैरिटी होती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन होती है। और जो आरएनए का संश्लेषण होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी फिर, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और मैंने ये बोला कि जो भी आपका डीएनए का सिंथेसिस हो, चाहे आपका आरएनए का सिंथेसिस हो, चाहे आपकी प्रोटीन बने, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा, डीएनए से डीएनए बनता है। अगर मेरा ये डीएनए है तो यही दोनों स्ट्रैंड आपस से खुलते हैं और इसी में डीएनए की सिंथेसिस होती है, जो हमने पढ़ा है, जो हमें पता है, ठीक है। तो इसकी भी संश्लेषण किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होगा। आरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। प्रोटीन किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम। याद रखेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। 8 बजे की क्लास एग्जामपुर पे होगी, तो वो एकदम आप शेड्यूल पे पहुंच जाना। 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, तो लिंक ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। 2 दिन से आपको क्लास नहीं मिल रही है, देखिए ऊपर डालेंगे अगर आप एग्जामपुर मेन चैनल पे एग्जामपुर राधिका बायोलॉजी करके, तो आपको बहुत सारी एनटीपीसी की क्लासेस मिलेगी। अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी करके डालेंगे बाय राधिका, तो आपको आपकी सारी की सारी एग्जामपुर चैनल पे सारी की सारी आपकी क्लास 12th खुल जाएंगी, ठीक है। या फिर डायरेक्टली चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट ऊपर लिखा होता है, जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, किसके ऊपर करोगे, प्लेलिस्ट के जब ऊपर आप क्लिक करोगे ना, प्लेलिस्ट के ऊपर, तो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मतलब जितने कोर्सेज आपके एग्जामपुर में चल रहे हैं, तो आपको मेरा वाला ढूंढना है। अगर आपको एनटीपीसी पे जाना है तो एनटीपीसी पे क्लिक करना। अगर क्लास 12th पे जाना है तो क्लास 12th की आपको क्लास 12th की प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, तो सारी आपकी क्लासेस आ जाएंगी। जब दिसंबर में शुरुआत हुई थी क्लास की, वहां से लेके अभी तक की सारी क्लासेस आ जाएंगी। और मैं आज की क्लास में भी आपको सारी की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th का, आपके दोनों चैनल पे ना, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम वाले पे भी और इस वाले पे भी, नीचे आपकी मेरी हर एक क्लास के नीचे, क्लास 12th वाली क्लास के नीचे लिंक शेयर करूंगी, जिसमें सारी की सारी क्लास 12th की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है।
प्रोमोटर जीन क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। नीट की क्लास कब होती है, तो नीट की क्लास डेली 2 से 3 बजे तक होती है, याद रखिए, लिख लीजिए, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करूंगी, समय जाता है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास होती क्या, मतलब आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आधा क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। राम तेरी आई डेयर सभी को समझ में आया। पिंकू सैनी कोई कंफ्यूजन कोई बात। प्रोमोटर जीन क्या होती है ये बताते हैं। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, इसकी भी बात करें। अंकित पाल, ओके, चलिए आगे बढ़ जाए अब इसी के साथ। चलिए इतनी बात आप नोट करके आगे बढ़ जाएंगे कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और जो अनुलेखन होता है, इसकी इकाई क्या है। और इंग्लिश में लिखेंगे यूनिट, यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन की क्या इकाई, ठीक है, नोट करेंगे इस बात को। अनुलेखन और ट्रांसक्रिप्शन की इकाई, तो क्या इकाइयां होती हैं फटाफट से बताएंगे। ये आपका डीएनए है, डीएनए का ये जो सबसे पहला वाला भाग होता है और ये सबसे आखिरी वाला, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर ह्यूमन की बात करूं मैं, मानव की बात करूं तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 हमें पता है, ठीक है। कितने बेस पेयर्स होते हैं, एक डिप्लॉइड, 46 क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है, डिप्लॉइड सेल है, जिसको हिंदी में द्विगुणित कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित कोशिका बोलते हैं। तो ये जो द्विगुणित कोशिका है और डिप्लॉइड सेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं। आपके जो नाइट्रोजनस क्षार की बात कर रहे हैं, कितने नाइट्रोजनस बेस, और आप कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मतलब आपके डीएनए की लेंथ बोल रही हूं मैं, डीएनए की लेंथ अभी पूछूंगी, पहले नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके टोटल 46 क्रोमोसोम में। तो लिखेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। कितने, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एक हैप्लॉइड सेल्स में कितने होंगे, 3.3, कितने होंगे, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर किसमें होंगे, ये आपके हैप्लॉइड सेल्स में होंगे। किसमें होंगे, हैप्लॉइड सेल्स में इतने आपके क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड सेल में इतने आपके क्या होते हैं, ये आपका जीनोम और आपका द्विगुणित जीनोम होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने पिछली स्टार्टिंग की क्लासेस ली है तो मैंने उसमें सभी का बताया है वैसे, ठीक है। बाकी आप ये नोट कर रहे हैं सभी बच्चे, बाकी आप नोट कर लीजिएगा बेटा, जरूरी बहुत है ये, ठीक है। कितने क्षार, हिंदी में बोलेंगे कितने बेस पेयर्स, कितने क्षार युग्म होते हैं, तो आपके 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, किसमें बोल रही हूं, हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका में बोल रही हूं। अगर डिप्लॉइड में बात करूंगी तो डबल हो जाएगा ना, समझ में आ रही है ये बात, समझ में आ रही है जो मैं अभी बोल रही हूं एकदम, ठीक है। जरा एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि आपके जो 46 क्रोमोसोम है, मतलब कैसा सेल है, द्विगुणित। कहने का मतलब 2n = 46 डिप्लॉइड सेल है। इसमें जो आपके क्षार युग्म होते हैं, मतलब इसमें जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कितने होते हैं आपके, फटाफट से बता देंगे, अभी बताया है 6.6 इंटू 10 की पावर 9। लेकिन अगर मैं हैप्लॉइड सेल की बात करूं, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 46 है, इसका आधा नंबर, कितना, आधा नंबर, तो आधा नंबर कितना होगा, कितना होगा आधा नंबर, 23 होगा। कितना होगा, 23। तो इस हैप्लॉइड में कितने होंगे, इसी का हाफ हो जाएगा, मतलब 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, और इतने क्षार युग्म होते हैं। समझ में आ रही है ये बात, चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये भी बता दीजिए कि जो डीएनए की लेंथ होती है, डीएनए की लंबाई कितनी होती है, डीएनए की लंबाई कितनी होती है ये भी बता दीजिए।
वैसे मैंने आपको सिखाया है कैलकुलेट करना क्या लंबाई होती है, कि जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसको आपका ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए में जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। जब आप इससे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी, जो कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है बच्चा। डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है, याद रखेंगे। कितनी लंबाई होती है, 2.2 मीटर होती है, 3.4 थोड़ी होती है, 2.2 मीटर होती है। आप क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 2.2 मीटर आपकी टोटल डीएनए की लेंथ होती है। तो सोच रहे हो, और आपकी अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं ना, केंद्रक की बात, तो केंद्रक तो आपका 10⁻⁹ में होता है, -6 में एक बार चेक करेंगे। 10⁻⁹ में इतना छोटा केंद्रक होता है, उसमें 2.2 मीटर की क्या लेंथ का डीएनए होगा आपका। तो किस तरीके से पैक्ड होता है ये भी हमने देखा था, कि न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में आपका डीएनए की पैकेजिंग होती है, ये भी चीज हमने देखी थी। तो इतनी बात आपको एक्स्ट्रा समझ में आ गई होगी। बात हम कर रहे थे अनुलेखन की इकाई और यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या है, तो इसको मिटा दूंगी। तो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या है बेटा, तो सबसे पहले ये जो आपका है, जो मैंने आपका सबसे पहले बनाया है, तो देखिए आपका ये जो डीएनए होता है ना, मानव का डीएनए, उसमें कई सारी जीन्स होती हैं। बोला जाता है 22,000 से 25,000 जीन नंबर होता है। कितना जीन नंबर होता है, 22,000 से 22,000 से 25,000 तक क्या होता है बेटा, जीन नंबर होता है। क्या होता है, जीन नंबर होता है, याद रखेंगे इतना नंबर होता है। इसमें से जो फंक्शनल होती है, मतलब जो काम करेंगे, वो सिर्फ 19,000 होती है। ये हम चीजें देखेंगे अभी बहुत अच्छे से। बाकी आप देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि मैंने ये जो आपको सिंपल ये जो बनाया है, ये सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक भाग है। सिर्फ मैं एक जीन आपको यहां पर दिखा रही हूं, मतलब एक जीन जो आपका किसी गुण को और किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, क्योंकि इतनी सारी जीन तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और सारे का जो स्ट्रक्चर होता है, हर एक जीन जो आपकी सेल में होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वो इस तरीके से होगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। जो हमें इकाई बोला है, हमने यूनिट बोला है, समझ में आ रही है बात। तो ये आपका होता है प्रमोटर। क्या होता है, प्रमोटर होता है इसकी पहली यूनिट, और इसकी पहली यूनिट क्या होती है, प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर। और जो आपके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, प्रमोटर, जिसको अन्यायक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्यायक भी बोलते हैं हिंदी में। आप नोट करेंगे, क्या बोलते हैं, अन्यायक भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आपका ये क्या है, इसको बोलते हैं, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड भाग क्या है, सेकंड भाग को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। इसी के बाद ये जो थर्ड पार्ट है, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है टर्मिनेटर। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटर। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं समापक। क्या बोलते हैं, समापक। तो हिंदी में लिख लेंगे क्या, समापक। और एक और चीज यहां पर नोट करेंगे, आपका ये जो प्रमोटर होता है और आपका ये जो टर्मिनेटर होता है, ये कुछ भी कोड नहीं करता। कहने का मतलब ये कुछ भी कोड नहीं करता, मतलब ये आपका आरएनए नहीं बनाता। आरएनए कौन बनाएगा, आपकी सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन किसका निर्माण करती है, आरएनए का निर्माण करती है। और इसी में ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, वो 3 स्टेप में होता है, 3 चरणों में। पहले इनिशिएशन होता है, आरंभन जिसे बोलते हैं। सेकंड इलोंगेशन होता है, सेकंड होता है आपका दीर्घीकरण, जिसको इलोंगेशन बोलते हैं। थर्ड आपका टर्मिनेशन होता है। क्या होता है, टर्मिनेशन, जिसको समापन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर, समापक।
टर्मिनेशन, समापन। कंफ्यूज मत होना कहीं पेपर में आप ये गलती कर जाओ कि समापक और समापन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं चीजों को आपको बताती चलूंगी। मुझे आपकी नस नस का पता है कि आप कहां पर गलती कर सकते हो, कहां पर नहीं कर सकते। नीट वाले बच्चों का तो मुझे नस नस पता है कि कहां पर कितना पढ़ते हैं, कितना उनके ऊपर प्रेशर होता है, कितना वो करना चाहते हैं। और क्लास 12 के बाद, क्लास 12 में हर जो बच्चा क्लास 12 में होता है ना, उनके पास बहुत वो होता है प्रेशर कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, ठीक है। और वो कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे जो गांव वगैरह के इलाकों में होते हैं जो चाहते हैं हम डॉक्टर बने, लेकिन बहुत ही रियल प्रॉब्लम है, सभी के साथ आती है कि पैसों की दिक्कत होती है। और एक तो माँ बाप दूर नहीं भेजते और ऊपर से कोरोना हो गया, उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं भेज रहे ना बाहर। तो ये समस्या आती है। इसी के चलते ये जो आपकी क्लासेस चली है ना, ये बहुत आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आपकी बहुत ही फायदा कर रही है ये आपकी क्लासेस। मतलब मैं होती अगर आपकी जगह स्टूडेंट तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मतलब घर बैठे पास में मोबाइल हो, चाहे भाई बहन का ले लो, अगर आपका खुद का मोबाइल नहीं है तो आप अपने भाई का मांगिए, बहन का मांगिए, पापा का मांगिए कि हमें पढ़ना है, और टाइम शेड्यूल को फिक्स कर लीजिए और चीजों को नोट करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो इसके आगे क्या प्रोसेस है ये हम कल देखेंगे। फिलहाल हम इसी को, क्लास को यहीं पर एंड कर देंगे, क्लास को यहीं पर एंड कर देंगे, फिर कल यहीं से शुरुआत करेंगे। तो आप सभी का, जितने भी बच्चे आज जुड़े हैं, पहले ये बता दीजिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? किसी को कोई डाउट हो? क्लास कैसी लगी आपको, पसंद आई, चीजें समझ में आई? इसी तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। तो आप सभी को ये फीडबैक देखना है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।